नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में G20 के बारे में और वो भी बहुत आसान भाषा में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, इस साल भारत ने G20 का 18वां सम्मेलन होस्ट किया। 1 दिसंबर 2022 से चलकर 30 नवंबर 2023 तक चलेगी। पर दोस्तों, ये हम लोग को सिर्फ 9 और 10 सितंबर को ही ज़्यादातर देखने को मिला। दोस्तों, इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारे मन में एक सवाल ये जरूर रहता है कि आखिर ये G20 समिट क्या होती है। आखिर ये हर साल अलग अलग कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट मिल के क्या करते हैं, किस पे बात करते हैं, आखिर ये सब करके क्या फ़ायदा मिलता हमें, यही सब मुद्दों पर बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में आगे। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, बात है साल 1973 की, जब देश में तेल के चलते एक आर्थिक संकट मंडराया था, जो दोस्तों 2-3 साल तक चलने के बाद हर देश अपने अपने तरीके से कोशिश करने लगा कि इससे कैसे बाहर आया जा सके, कैसे इसको ठीक किया जा सके। पर 2-3 साल चलने के बाद साल 1976 में कुछ देशों की आंखें खुली। तब दोस्तों, ये देश ने अब सोचे कि हम लोग अलग अलग अपने अपने तरीक़ा से अगर स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो शायद इस संकट को दूर नहीं कर सकते, इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तब 7 देश ने मिलके इस आर्थिक संकट से बाहर आने का फैसला किया और इसी 7 देश का ग्रुप को हम लोग G7 के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इसी के तहत ऐसे ही G20 का निर्माण भी ऐसे ही हुआ। दोस्तों, साल 1997 में फिर से एक बार दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस आई, जिसके चलते दुनिया में कुछ देशों के करेंसी के वैल्यू बहुत जल्दी नीचे गिरने लगे, साथ में बेरोजगार भी बढ़ने लगे। ग्लोबलाइजेशन के चलते दुनिया में किसी भी देश में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसका असर हमें अपने अपने देशों में भी देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे तो रूस और यूक्रेन के बीच में जो अभी लड़ाई चल रही है, अगर ये लंबा चलते रहा तो इसका असर भी कहीं न कहीं हम लोग को अपना देश में भी देखने को मिलेगा और मिल भी रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह से जब 1997 में इकोनॉमिक क्राइसिस आई, तब दोस्तों ये G7 के मेंबर ने ये रियलाइज़ किया कि नहीं, हम लोग का ग्रुप को और बड़ा करने का ज़रूरत है और बड़े बड़े देश को इसमें शामिल करने का ज़रूरत है, ताकि हम लोग इस तरह का प्रॉब्लम को अच्छी तरह से फेस कर सकें। तब दोस्तों, ये लोगों ने बड़े बड़े इकोनॉमिक वाले देश को इनवाइट करना शुरू किया और जिसमें 20 देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसको हम लोग G20 के नाम से जानते हैं, जिसका गठन 26 नवंबर 1999 को हुई। तो दोस्तों, ये G20 का काम भी इकोनॉमिक क्राइसिस से लड़ना था। पर जैसे जैसे चीज़ें बदलते गया, देश के सामने, दुनिया के सामने प्रॉब्लम भी बढ़ने लगा, अलग अलग प्रॉब्लम आने लगा, जैसे शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे भी शामिल होने लगा। तो दोस्तों, इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बात करते करते आजकल G20 समिट में इन सब चीज़ों पर भी बात होने लगी है। तब से ही दोस्तों, ये G20 के देश 2008 के बाद से हर साल अलग अलग कंट्री में मिलके अलग अलग इशू पर बात करते हैं और फैसले लेते हैं, ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखा जा सके। दोस्तों, पहले तो इस मीटिंग में फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर ही अटेंड करते थे। पर 2008 में फिर से एक बार जब इकोनॉमिक क्राइसिस आई, तब इन लोगों ने सोचे कि नहीं, इसमें देश के हेड और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जैसे दिग्गजों को भी शामिल करने का ज़रूरत है, ताकि और भी मुद्दों पर बात करके इस तरह के क्राइसिस से बाहर निकला जा सके। इसीलिए दोस्तों, आजकल के समिट में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग देशों के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी शामिल होने के लिए आते हैं और जिसका स्वागत भी हम लोग बहुत ही जोर शोर से करते हैं। दोस्तों, इस समिट को स्मूथली चलाने के लिए एक ट्रॉइका सिस्टम है, जिसमें जिस देश में समिट हो रहा वो कंट्री, जिसमें नेक्स्ट पिछले साल हो गया था
और जिसमें नेक्स्ट बार होने वाला है, ये तीनों कंट्री के ऊपर में ये जिम्मेवारी रहती है कि इस समिट को अच्छी तरह से चलाएं और प्रोग्राम को करें। यही सिलसिला अगर चलता रहा तो हमारे देश भारत में नेक्स्ट G20 समिट साल 2042 में देखने को मिलेगी। दोस्तों, जो कंट्री इसको होस्ट करता है उसको स्पेशल परमिशन मिला हुआ रहता है कि वो चाहे तो अपने इस समिट में G20 के अलावा भी बाहर के कंट्री के मेंबर या हेड को भी इनवाइट कर सकता है। इसी तरह से इस बार भारत ने 9 देशों के अलग अलग मेंबर को, हेड्स को इनवाइट किया था। इंडिया ने इस बार इस समिट में वासुदेव कुटुंबकम का थीम पेश किया, जो कि बहुत शानदार रहा और साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी जोर दिया। दोस्तों, ये G20 समिट को हम लोगों ने टीवी में सिर्फ 2 ही दिन देखे, अखबारों में 2 ही दिन देखने को मिला, क्योंकि इससे पता चल रहा होता है कि ये समिट शायद 2 दिन होती है, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। क्योंकि ये 2 दिन बड़े बड़े लीडर, देश के बड़े बड़े लीडर, प्राइम मिनिस्टर शामिल होते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा स्क्रीनिंग किया जाता है। जो 9 और 10 सितंबर को समिट हुई, इसको स्टेट लीडर ऑफ समिट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, इस G20 समिट के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। जैसे G20 समिट का कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। इस समिट में लिए गए फैसलों को हर देश माने ऐसा कोई कानूनी बाध्यता भी नहीं है। और दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है कि कोई भी देश में G20 समिट अगर हो रहा है तो देश को गर्व तो करना ही चाहिए, पर इसको अचीवमेंट के तौर पर नहीं, बल्कि ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है। तो दोस्तों, इस समिट में बात करने के लिए ऐसे तो बहुत कुछ है, जानने का बहुत कुछ है, पर इस वीडियो को मैं और लंबा नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में कमेंट में बताइए कि YouTube का मेरा पहला वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।